नमस्कार दोस्तों, मैथ एक्सपर्ट तूफानी सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैथ का महामैराथन चल रहा है, महाकुंभ का अंतिम भी पड़ाव है। इसलिए जितने लोग आप लोग नहीं नहाए होंगे, आप जाके संगम की में नहा जरूर लीजिए, डुबकी लगा लीजिए उसमें, नहीं तो फिर दोबारा 144 साल बाद मौका मिलेगा और उसमें आपको मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप और आपके बच्चे भी मर जाएंगे। इसलिए आपको संगम में नहाना है और वो भी पावन जो पर्व चल रहा है इसी में नहा लीजिए, क्योंकि मौका नहीं मिलेगा, बस कहने की कहावत रह जाएगी। इसलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीजगणित का ये चैप्टर जो है, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, और इसी को मैं समझ सदिश बीजगणित। देखो, सदिश बीजगणित ध्यान दो। सदिश बीजगणित मैं थोड़ा सा सिलेक्ट कर ले रहा हूं, मुझे ये पेन चाहिए था, मुझे दूसरा पेन मिल गया, ठीक है। सदिश बीजगणित, अब इसको मैं बताने वाला हूं। देखो ध्यान दो, इसमें जितने महत्वपूर्ण, बीजगणित का मतलब क्या होता है, अलजेब्रिक, और सदिश का मतलब होता है उसके ऊपर वेक्टर लगा हो। जैसे सदिश का मतलब होता है कि वेक्टर, और बीजगणित का मतलब होता है एक्स, इसका मतलब वेक्टर, क्या वेक्टर, इसका मतलब एक्स वाई जेड पी क्यू आर, जो भी सभी का मान जो बदल सकता है उसे बीजगणित कहा जाता है। अब बाबू, अब इसमें इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे हम देखते हैं। अब इसमें क्या है बाबू, सबसे पहले ये चीज है कि यदि दो सदिश जोड़ा दिया गया है तो उसको कैसे जोड़ते हैं। लिखिए, ध्यान दीजिएगा, दो सदिशों का योग, ये हेडिंग हो गया। अब बोलो बाबू, अब मान लीजिए एक ऐसे सदिश हो गई और एक ऐसे सदिश हो गई, इसको वेक्टर ए कहेंगे, इसको वेक्टर बी कहेंगे, तो इसको भी जोड़िए बाबू। जोड़ेंगे कैसे, तो सदिश, देखिए सदिश का मतलब होता है जो जैसे वैसे रख देना। एक तीसरा जो जोड़ेंगे उसको आर कहेंगे, इन दोनों का परिणामी। जैसे ये मान लीजिए क्वेश्चन रहा, इनको जोड़ना है, हमको बताना है कि इनको कैसे जोड़ा जाएगा। तो जोड़ने का नियम क्या है, जोड़ने का नियम समझिए। जोड़ने का नियम क्या है, पहले वेक्टर जैसे तैसे रख देते हैं। देखिए रख दिया, ऐसे रख दिए, जैसे वैसे रख देंगे। फिर पहले वेक्टर, ये हर एक वेक्टर का इसे टेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेल कहा जाता है, और इसे हेड कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। तो पहले के हेड पर ध्यान दीजिएगा, पहले के हेड पर दूसरे का टेल रहेगा। तो दूसरा ये है ना, ये पहला है और ये क्या है, दूसरा है। तो पहले का हेड मतलब ये, इस पर हम टेल रखेंगे, टेल मतलब ये वाला, तो टेल रख दिया, ऐसे रख दिया ना बाबू। अब बताओ, ए जैसा है वैसा रखे, बी जैसा है वैसा रखे, इसके दिशा में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान आपको देना है। अब बाबू क्या करेंगे, इन दोनों के बीच अब एक तीसरा परिणामी आ जाएगा। क्या, परिणामी सदिश, ठीक है। तो परिणामी सदिश क्या होगा बाबू, इसको हम लिखेंगे परिणामी सदिश। क्या होगा बाबू, सदिश, इसको हम आर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर आर। तो अब बताओ परिणामी सदिश क्या होता है, जानते हैं, पहले वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर का हेड आपस में मिला देते हैं। तो पहले का टेल देखिए मिला रहे हैं, कहां मिलाएंगे, पहले के टेल से दूसरे के हेड पर ले जाएंगे। अब तीर वैसे ही बनना चाहिए जैसे मैं कह रहा हूं, पहले के टेल से शुरू करेंगे और दूसरे के हेड पर रोक देंगे। इसी को कहते हैं परिणामी सदिश आर। क्या कहते हैं बाबू, परिणामी सदिश आर कहते हैं। तो आप बताइए इसका क्या मतलब हुआ, वेक्टर आर बराबर, आप यहां से और यहां जाना है, मान लीजिए यहां से
यानी वाराणसी से चले आगरा पहुंच गए, तो आगरा चलने के लिए क्या रास्ता, एक रास्ता कि दो रास्ता है? कितने रास्ते हैं? दो रास्ते हैं। तो उन दोनों रास्तों को समझो। देखो आगरा चलने के यहां मान लो बीएनएस है और यहां आगरा है, आगरा है। आप बताओ यहां से आगरा चलने के लिए कितने रास्ते हैं? यहां से, एक मिनट, यहां से आगरा चलने के लिए दो रास्ते, एक रास्ता सीधे, तो जो डायरेक्ट रास्ता जाता है उसी को आर बोला जाता है, और जो एक बार यहां गया फिर यहां गया तो इसको एक साइड में लिखते हैं। कैसे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसे होगा। इसी प्रकार दो से अधिक सदिश रहेंगे तब कैसे जोड़ेंगे? देखो हम मान लीजिए एक सदिश ये ले लिए, दूसरा ए ले लिए, इसको वेक्टर ए कहेंगे, इसको वेक्टर बी कहेंगे, और एक ऐसा हो गया वेक्टर सी कहेंगे, और मान लीजिए ऐसा हो गया। तो इनको कैसे जोड़ेंगे समझिए। सबसे पहले जोड़ने के लिए जोड़ने का नियम, नियम तो वही रहेगा ना, नियम वही रहेगा। पहला वेक्टर लेंगे ए, इसकी दिशा नहीं चेंज करेंगे। अब इस पहले का हेड पर दूसरे का टेल रखेंगे, तो दूसरा ये है, पहला दूसरा और तीसरा, तो दूसरे का टेल यानी उठा के बस ऐसे रख दा, उठा के ऐसे रख दा, रख दा तो ऐसे हो जाए कि ना हो जाए? देखा जैसे है वैसे ही रखा के हो, दिशा चेंज ना करे। ऐसे तो दिशा ऐसे है तो ऐसे चेंज करा, ऐसे, ठीक है, रखा गल। अब बतावा तीसरा जो है ऊपर सीधे गया है तो ऊपर लिख लीजिए ऐसे, समझ गए? कोई दिक्कत? इसको आप छोटा भी बना सकते हैं। अब बताइए हमने यही ना बात कहा, इसको ए, इसको बी, इसको सी कहेंगे। आप बताओ बाबू, हमने बोला पहले का टेल, टेल और दूसरे का हेड को मिला देते हैं, तो हेड से शुरू करिए और टेल पर पहुंच जाइए। इसी को क्या बोला जाता है बाबू? आर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर। तब क्या होगा फॉर्मूला बताइए? डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट बराबर इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा होगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहां से जा रहे हैं? पहले आप यहां से डायरेक्ट आकर आप पहुंच रहे हैं, अब इसको क्या जा रहे हैं? पहले इधर ए वाला तय कर रहे हैं, वेक्टर ए, प्लस बी वाला तय कर रहे हैं और प्लस सी वाला तय, यानी तीन आप ठिकाने पर तब पहुंच रहे हैं आगरा, ऐसे डायरेक्ट पहुंच रहे हैं। तो आप तो समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार जोड़ने का ये नियम है। और इस चैप्टर में कुछ और महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, उसको मैं चर्चा करने जा रहा हूं। देखो जैसे मान लीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, क्या है? ये है ए का मतलब होता है, समझ जाइएगा, ए का वेक्टर ए बराबर होता है A1 कैप आई, A2 कैप जे, A3 कैप के, याद करिए। और B बराबर होता है, ये पूरा फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। B बराबर होता है B1 कैप आई, B2 कैप जे और B3 कैप के, समझ गए। अब जब इसका, ये तो सदिश है, ये क्या है? सदिश है। जब इसका आप परिणाम निकालोगे, क्या निकालोगे बाबू? परिणाम, ठीक है। तो जब परिमाण निकालोगे, देखो ध्यान दो, परिणाम और परिमाण में अंतर होता है, परिणाम और परिमाण में अंतर होता है। जितने सदिश हैं उनका परिमाण निकाला जाता है और रिजल्ट जो होता है उसे परिणाम कहते हैं। जैसे हम एग्जाम दिए, हमारा जो रिजल्ट आया, मतलब जो आया लास्ट में निचोड़, उसको हम रिजल्ट कहते हैं, लेकिन इसको हम परिमाण बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नापा जाता है, समझ गए, एक नापा जाता है। तो आप ऐसे देखते हैं जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, बाकी चीजें जो यूनिट इकाई है इसमें मापा जाता है, इसलिए ऐसा होता है। दिशा है इसमें, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। परिणाम और दिशा दोनों है, इसलिए इसको हम ऐसे रूप में लिखते हैं। अब हम समझते हैं इसका परिणाम क्यों निकालते हैं। अब देखो, देखिए वेक्टर ए का परिणाम, परिमाण मान लीजिए लिखते हैं, परिमाण
मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड ऑफ को क्या कहते हैं बाबू? केवल ए कहते हैं बाबू। और ए को क्या कहते हैं? सूत्र देखिए, इसी को क्या कहते हैं बाबू? ये पहला मान लीजिए 1 2 3 और ये 4। सूत्र क्या हो जाएगा बाबू? मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? कड़ी में कैप आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस कैप जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस कैप के गुणांक का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से मैं इन फार्मूलों पर कुछ एग्जाम्पल भी दे देता हूं, ताकि चारों फार्मूले पर एग्जाम्पल एक बार पढ़ लेंगे तो मजा आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए, देख लीजिए, जहां वेक्टर ए का परिमाण इक्वल टू ए है, वेक्टर बी का परिमाण क्या है बाबू? बी है। तो आप समझ गए। मैं एक प्रश्न लेता हूं और इनके बीच देखिए, मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, इनके बीच जो कोण है वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसी के बीच में कोण क्या है? थीटा है। तो थीटा है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी cos थीटा। अच्छा, अब ये समझिएगा कि ये क्या है। ये डॉट का मतलब होता है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अदिश गुणनफल। क्या कहते हैं बाबू? अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल कहा जाता है डॉट को। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि इस पर प्रश्न क्वेश्चन एक लेते हैं, बहुत मजेदार। वेक्टर ए बराबर कैप आई 2 3 कैप जे 4 कैप के, मान लीजिए ये प्रश्न ले लिए। ठीक है, ये प्रश्न ले लिए। तो अब इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे? वेक्टर बी बराबर मान लीजिए 4 कैप आई 3 कैप जे और मान लीजिए 5 कैप के, ये आ गया। अब आप बताइए, हम सबसे पहला ये काम करेंगे कि इस सूत्र पर लगाएंगे। तो यही आप मॉड ऑफ निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए का मतलब वेक्टर ए का परिमाण। कैसे निकलेगा बाबू? एजा निकाल लीजिए। आई में जब गुणा रही तो 2 का स्क्वायर, एजा यदि मान ला कि एक पॉइंट माइनस कर देते ही तो प्लस लिखबा का सूत्र जे का गुणांक, जे का गुणांक -3 का स्क्वायर बाबू, प्लस क्या गुणांक? के का गुणांक 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप बताओ बाबू क्या हो गया? अब इसको क्या कहेंगे? ए कह सकते हैं, केवल ए, केवल ए। क्या कह सकते हैं? केवल ए। ठीक है, केवल ए बराबर हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा 16। बराबर आप जोड़ेंगे तो 16 9 25 और 4 29 हो जाएगा, कड़ी में 29 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। ये कितना आएगा? मॉड ऑफ बी बराबर 4 चौक को 16, डायरेक्ट लिखे 4 चौक को 16, 3 तिली के 9, 5 पचे 25। ठीक है, 16 9 25 और 25 50 हो जाएगा। तो इसको आप कड़ी में 50 लिख सकते हो। और कड़ी में 50 को कितना लिख सकते हो बाबू? 5√2। क्या लिख सकते हो? कैसे? इसको आप लिख सकते हो 5 5 2 लिख सकते हो। तो 5√2 ना हो जाएगा, क्योंकि यदि पेयर रहता है, जोड़ा है, तो उसमें एक बाहर निकल जाएगा। तो आप तो इतने समझ गए। आप बताइए, ये क्वेश्चन रहा, पूछेगा कि वेक्टर ए का परिणाम निकालिए तो आप ऐसे निकालेंगे, वेक्टर बी का परिणाम निकालिए तो ऐसे निकालेंगे। क्या आप समझ गए इतना? तो आप पूछ देगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी बताइए। क्वेश्चन देखिए, पूछेगा कैसे। मान लीजिए पहला सूत्र कब लगाएंगे, ये देखिए, समझिएगा। दे दिया वेक्टर ए बराबर 2 कैप आई 3 कैप जे माइनस के दे दिया। ठीक है, और बी बराबर दे दिया 4 कैप आई -3 कैप जे प्लस 9 दे दिया। ठीक है, अब इसके बीच का कोण दे दिया कि ये मान लीजिए 30 अंश है। कितना अंश? 30। अब दे दिया तो अब बोलेगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बताइए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बताइए। इसको बोलेगा कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के अदिश गुणनफल बताइए। क्या बताइए?
गुणनफल बताइए। मान लीजिए ये कह दिया, इसको वेक्टर ए कह देते हैं, वेक्टर ए तथा, ठीक है, ऐसे कह दिया कि या तो इसको कहेगा या तो हिंदी में बोलेगा। ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है, तो बोलेगा तो आपका एक ही जवाब होगा। क्या समझते हो? बहुत अच्छा टेक्निकल बात है बाबू। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा ए। अब ए के जगह ये वाला लिखेंगे, अभी बताए लिखेंगे ना, कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान दो, ए की जगह लिखेंगे क्या? ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा? प्लस ये 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर। ठीक है, कोई पूछेगा क्यों होगा, तो आपको अभी सूत्र बताया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो ए का मान ये हो गया बाबू, समझे? फिर बी का मान लिखिए, रूट क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, काश लिख के 30 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि काश के बाद थीटा, थीटा के वैल्यू कितना दिया बाबू? 30 दिया है, इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बाबू 3 3 लिखे 9 4 13 1 14 है ना, इनटू क्या हो जाएगा? इनटू ये क्या हो जाएगा बाबू? 4 चौक को 16, 3 9 9 81। ठीक है, 81 यही ना है, 9 9 81, 3 3 लिखे 9 81 9 90 और 16 106 आएगा। कितना आएगा? 106। आकाश 30 का मान √3/2 होगा। कितना होगा? अब बताओ, कुछ ऐसा टर्म है जो कटने लायक, आप इतना तक आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसको कुछ छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे छोटा करेंगे देखो, समझो। इसको क्या लिखोगे? 2 गुणे 7 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? 2 गुणे लिख सकते हो, 2 5 10 2 3 6। ठीक है, गुणे इसको लिख सकते हो 3, है ना? नहीं, इसको 35 ही लिख सकते, 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत। अब इसको छोटा करोगे क्या होगा? √3/2 हो जाएगा। इसको 2 और 2 बाहर आ जाएगा, 1 2, है ना? तो 7 लिखे 21, 7 गुणे इतना बचा इंटू √3/2 बचा। तो ये कर सकते हो कि नहीं? आप कैलकुलेट करके आंसर क्या देंगे, ये महत्वपूर्ण है। 7 गुणे 53 गुणे रूट, ये रूट है और ये रूट है, दोनों एक ही रूट में हो सकता है आराम से, तो आपका आंसर यही आ गया। ठीक है, समझ गए? अब नेक्स्ट फार्मूले पर मैं चलता हूं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत पूछता है। जैसे मान लीजिए ए बी, देखिए ए है और बी है। ठीक है, ए बी रेखा है, क्या है लिखेंगे? ए बी रेखा को पी बिंदु, ध्यान दीजिए, द्वारा अंतः विभाजित, क्या बाबू? अंतः विभाजित, विभाजित करने वाला बिंदु बताना है। क्या बताना है? बिंदु बताना है। तो बिंदु को आप एक्स वाई कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्स वाई कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर ए बी रेखा है, तो ए बी रेखा है और रेखा को मान लीजिए एक ए बी सदिश रेखा है, ए बी वेक्टर, इसको सदिश रेखा मान लेंगे। तो सदिश रेखा मान लेंगे तो इस पी बिंदु को यहां लिख देंगे, तो पी बिंदु को लिख देंगे एक्स कामा वाई, और इसको लिखेंगे, इसको पी लिखेंगे। इस यहां से यहां तक एम है और यहां से यहां तक एन हो जाएगा। इस या M1 इसको M2 मान लीजिए, आराम हो जाएगा फार्मूला। क्या दिक्कत है? MN लेना है तो MN ही ले लीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, MN। अब फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? बोलिए बोलिए बाबू, फार्मूला हो जाएगा x बराबर एकदम अंतः विभाजन, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन बिंदु। जब भी निकालना होगा तो यही फार्मूला आप लगाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लिखेंगे क्या? आप देखो ध्यान दो, x बराबर, यदि ये वाला रहेगा तो ये वाला यूज होगा, यदि इसको m कहेंगे इसको n कहेंगे, a वाला तो ये यूज होगा। तो क्या हो जाएगा? m इंटू bp, क्या हो जाएगा? pb। ठीक है, वेक्टर प्लस यदि n रहेगा तो आपको a वाला यूज होगा, ap। कोई दिक्कत? बटा के आप m प्लस n फार्मूला लिखेंगे। समझ गए? देखिए
y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू, समझना है मेन इसी बात को कि ये फंक्शन कैसे हो रहा है, ये वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। समझ गए? देखो ध्यान दो, अंतर विभाजन जो बिंदु है उसको किसी O के सापेक्ष आप लेंगे, ठीक है, किसी O के सापेक्ष लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बाबू, जो भी पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। चलेंगे क्या, तो यहां लेंगे ए, यहां लेंगे बी, ठीक है, मान लीजिए बी ले लिए, एक पॉइंट हम ले लिए, यहाँ पे ओ ले लिए। तो ऐसी परिस्थिति जब भी आएगी बाबू, इसको एक पॉइंट ले लेंगे, ध्यान दीजिए, इस रेखा पर ले लेंगे और यहां पर एक बिंदु रख देंगे P जिसका नाम x, y है। यही सेम कंडीशन है, मैंने तो चेंजिंग नहीं किया, लेकिन ये मूल बिंदु मान लिया। क्या मान लिया बाबू, मूल बिंदु मान लिया। तो मूल बिंदु जब जब मैंने माना तो हम AP को क्या लिए m और PB को क्या लिए n। ये n m संबंधे n का अनुपात होना चाहिए। किसका अनुपात होना चाहिए बाबू, m संबंधे n का अनुपात। AB रेखा का P बिंदु द्वारा अंतर विभाजन करना, ठीक है। तो बिंदु x y निकालना है, तो x y जब भी निकालना होगा तो आप ये वाला लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यदि ये वाला लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लिखेंगे कैसे, देखिए ध्यान दीजिए, जब भी OP लेंगे, OP को हम R भी बोलते हैं, ठीक है, जब भी OP लेंगे तो OB लेंगे, ध्यान दीजिए, OB लेंगे तो M लिखेंगे, कोई दिक्कत, प्लस यदि N OA लेंगे, OA लेंगे तो N लिखेंगे बाई। आप समझ रहे हैं क्या हो जाएगा, M, मान लीजिए रेखा कोई लेते हैं M, मान लीजिए जो भी रेखाएं हैं उसको समझिए, M प्लस N। इस तरह से ये अंतर विभाजन का सूत्र है। किसका सूत्र है, यदि ये बाह्यता विभाजन का सूत्र होता तब क्या होता, एक लाइन में अंतर विभाजन का सूत्र आप लोग फिर से लिख लीजिए ताकि आप समझे। अंतर विभाजन का ये सूत्र है, बाह्यता विभाजन का मैं उस साइड में लिख रहा हूं, देखिए AB रेखा सदिश को, रेखा सदिश को बाह्यता M संबंधे N के अनुपात में विभाजित करना, विभाजित करने वाला बिंदु, मान लीजिए पूछे है तो आप कैसे करेंगे बाबू, पहले AB तो ले ही लेंगे, AB, ध्यान दीजिए। अब बाह्यता विभाजित करने का मतलब है कि यहां कहीं होगा बिंदु P, ठीक है, वो मान लीजिए यहाँ पे है तो ऐसे यहाँ रेखा खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत मस्त बात बता रहे, मजेदार वाली बात। यहाँ P हो जाएगा और यहाँ से AB हो जाएगा, इस चीज को समझिएगा, हम हमेशा P से लेंगे। ये वाला ध्यान दीजिए, इसको कैसे बांटेंगे, आप A से जो P है उसे आप क्या बोले हैं, आप देख लीजिए उस साइड में, वही वाला तो यहाँ लागू होगा, M होगा। P से B तक क्या होगा बाबू, इसको देखिए N होगा। तो अब इसका फार्मूला हो क्या जाएगा, ये वेक्टर R है बाबू, इसे इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे बाबू, P कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बाबू, नो P यहाँ है। तो अब ये क्या हो जाएगा, P के रिस्पेक्ट में जब भी हम बांटेंगे तो OP बराबर लिखेंगे OA, क्या लिखेंगे, OA, तो OA लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो OP जब भी लिखेंगे तो हम P के रिस्पेक्ट में बनाएंगे, तो P हमारा P से A वाला क्या हिस्सा है उसको हम पकड़ेंगे। तो देखिएगा, तो P से क्या है, पहले P से हम B ले लेते हैं, तो P से ध्यान दीजिए B जब लेंगे, O से B, OB, तो जब OB हिस्सा होगा तो हमारा क्या पॉइंट आएगा, ये वाला आएगा पूरा M, ठीक है, समझे, प्लस माइनस,
जब OA हिस्सा होगा तब क्या आएगा बाबू, n आएगा, बाई m माइनस n। ये बाह्यता विभाजन का सूत्र है, ठीक है। ये किसका है, अब कहीं ऐसा दे दे बाबू, कहीं पे ऐसा कंडीशन दे देता है कि मान लीजिए कभी कभी पूछ देता है कि सदिश रेखा वेक्टर ए का इकाई सदिश बहुत पूछता है। इकाई सदिश, इसको कहते हैं इंग्लिश में यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब बोलो बाबू, जब ये यूनिट वेक्टर है तो हम इस पर एक एग्जांपल बता देता हूं। मान लीजिए सदिश को हम क्या मान ले, वेक्टर ए मान ले, तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा बाबू, यूनिट वेक्टर वेक्टर ए बाई ए हो जाएगा। याद रखिएगा, वेक्टर ए बाई ए हो जाएगा। यूनिट वेक्टर को कैसे प्रदर्शित करते हैं इस चीज को समझिए। यूनिट वेक्टर को हमेशा जिसका निकालते हैं उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, अर्थात टोपी लगा देते हैं, ठीक है। तो आप बताओ वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर, अब बताओ इसको क्या कर सकते हैं, कैप बी बराबर, बोलो तो फटाफट क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा वेक्टर बी बाई बी। अब इस पर एक प्रश्न भी कर देते हैं यहीं से बाबू, समझ लीजिए। मान लीजिए वेक्टर ए बराबर 2 कैप आई, 3 कैप जे, 4 कैप के, अब ये कैप निकालना है। तो क्या मजेदार क्वेश्चन है बाबू, समझो। वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, पहले इसको लिखो खटखट, फार्मूला तो लिखना है तो लिख लो, वेक्टर ए बाई ए। अब इसी पाइए ए का मान रखे 2 कैप आई, 3 कैप जे, 4 कैप के। क्या मजेदार क्वेश्चन है बाबू। फिर देखो यहाँ पे ये आई का जो गुणा है उसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 है तो 4 लिखे खटखट, ये जे में 3 है तो 9 लिखे खटखट, ये 4 है 4 को 16। अब समझ गए। अब बोलो कैप ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 कैप आई, 3 कैप जे, 4 कैप के, ठीक है, बटा के 16 ना 25 4 29, क्या हो जाएगा 29। लेकिन आप जब भी इसका आंसर लिखेंगे बाबू, ये तो ऊपर का है सब सिस्टम, ये ऊपर का है। जब भी लिखेंगे बाबू तो इसको क्या लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैप 2 बटा के रूट 29 कैप आई, ऐसे लिखा जाएगा। 3 बटा के रूट 29 कैप जे प्लस 4 बटा के रूट 29 कैप के। क्या आप समझ गए, क्या आप समझ गए। अब देखो बाबू, इसी तरह से मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अब इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण है, पूरे 40 का विस्थापन का लेख निरूपण कीजिए। एक क्वेश्चन है, मैं देखा हूं, दिया है एक सदिश उत्तर से पूर्व 30 अंश के कोण पर हो तो निरूपण कीजिए। निरूपण एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सदिश निरूपण, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आ गया तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा है क्या पॉइंट। तो सबसे पहले जब भी पॉइंट है तो पहले आप जानते हैं कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। लेकिन यहां पे एक चीज समझना है कि आपको उत्तर से पूर्व लाना है। तो आप जब भी ग्राफ बनाएंगे तो उत्तर से पूर्व ला लेंगे, ठीक है। ये नॉर्थ होता है, ये क्या होता है, पूर्व होता है, यानी ईस्ट होता है।
ये साउथ हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये हो जाएगा। तो उत्तर पूर्व का मतलब बीच में आएगा। तो ये वाला ये कितना अंश पे है, 30 अंश पे है। तो क्या आप समझ गए, यही निरूपण है, इसी का 2 नंबर मिल जाएगा आराम से। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए, दो सदिश सदिश दे दी, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए बराबर 2 कैप आई 3 कैप जे माइनस के, वेक्टर बी बराबर कैप आई 3 जे माइनस के दे दिया। आपको निकालना है, बोर्ड में जो पूछता है वो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, यही क्वेश्चन है और इसमें पहला क्वेश्चन ये वाला है कि मान लीजिए दे दिया a प्लस 2 बी और फिर मार्ड ऑफ दे दिया, ऐसा पूछता है। तो जब ऐसा पूछेगा तो आप ऐसा भी पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है कि मान लीजिए क्वेश्चन ये 1 हो गया, 2 ये हो गया, पूछ सकता है कि a प्लस बी बताइए, ऐसा भी पूछ सकता है। और ऐसा भी पूछ सकता है तीसरा क्वेश्चन, वेक्टर a प्लस वेक्टर बी का ऐसे बताइए, ऐसे पूछ सकता है। तो ऐसा जब जब पूछेगा तो हम कैसे लगाएंगे इसको समझिए। तो आप इसे पहले लगा लीजिए, तब फिर इसे लगाइएगा, उसे लगाइएगा, तीनों अलग अलग स्टेप में लगाना। तो मैं इसको जो है यहीं पे लगा देता हूं, फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हैंडल कर दूंगा। अब बोलो बाबू, ये मेरा क्वेश्चन है, वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले ए लिखेंगे, ए का मान 2 कैप आई हो जाएगा, प्लस बी लिखेंगे 3 कैप जे हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, फिर 2 फिर अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी का मान। तो बी का मान क्या है आई 3 जे माइनस के, समझ गए। अब बोलो बाबू ये क्या हो जाएगा, इनको कैलकुलेट आप करोगे तो क्या होगा, कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा बाबू, आपको यहाँ 2 और 2 ये 4 हो जाएगा कि नहीं, कैप आई, समझ गए। अब सुनो, प्लस देखिए दिमाग से सोचिएगा, ये 3 जे और यहाँ 3 जे, 3 दूना के 6, 9 जे ना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस के -2, तो यहाँ 3 कैप के हो जाएगा। आप बताओ बाबू, अब इसका मार्ड ऑफ का मतलब आपको बताए कि कैप आई का 4 का स्क्वायर प्लस कैप जे 9 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो पूरा आंसर क्या, 9 9 81, 81 9 कितना हो जाएगा, 90 और 16 106 आएगा। कितना आएगा बाबू, 106 आएगा। और ये मात्रक आएगा, क्या आएगा, मात्रक आएगा। क्या आप समझ गए। अब इसी में निकालना था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना था, तब इसे समझिए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मतलब आप मार्ड ऑफ नहीं निकालेंगे, मार्ड ऑफ तभी निकालेंगे लगाएंगे जब परिमाण निकालना होगा। तो ए का मान कितना है उसको देखो, ए का मान कितना है बाबू, समझो यहीं पे समझ लो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। हाँ चलो ठीक है, चलते हैं। 2 कैप आई 3 कैप जे माइनस के प्लस बी का मान रखते हैं आई 3 जे माइनस के कैप के। अब बोलो बाबू ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, -2 कैप के हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए प्लस बी की आ गई। तो ये बताइए ये दूसरा का आंसर हो गया कि नहीं हो गया। तीसरा में क्या करना है बाबू, तीसरा में मार्ड ऑफ निकालना है। तो जब मार्ड ऑफ निकालना है तो प्लस, आप बताओ मार्ड ऑफ में क्या होगा, ये इसी का ना मार्ड ऑफ निकलेगा, तो आप लगा लो मार्ड ऑफ। 3 कैप आई 6 जे -2 कैप के। अब बोलो इसका क्या होगा बाबू, 3 3 के 9, 6 6 के 36 और 2 दूना के 4, कितना हो जाएगा बाबू, बोलो ये 9 36 9 कितना हो जाएगा, 45 4 49, 49 इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 7 मात्रक। क्या होगा, 7 मात्रक। आप तो समझ गए। अब
एक क्वेश्चन बोर्ड में बहुत झंझोर के पूछ रहा है। मान लीजिए वेक्टर ए बराबर कैप आई, 2 कैप जे और 3 कैप के, क्या है 3 कैप के, 3 कैप के का दी का कोसाइन बताइए। क्या बताइए? कोसाइन बताइए। ये मान लीजिए क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बाबू? देखो, सबसे पहले फार्मूला दी कोसाइन का लिखते हैं। दी कोसाइन का फार्मूला होता क्या है? कास अल्फा, देखिए ध्यान दीजिए, दी का कोसाइन, इसी को बोला जाता है। तो दी कोसाइन कास अल्फा बराबर क्या होता है? ध्यान देना, मस्त बात बता रहे हैं। जिसका दी कोसाइन, इसको कहते हैं A1। क्या बोलते हैं इसको? A1। सूत्र भी लिख देते हैं A1। पहले हम फार्मूला समझ जाते हैं। मान लीजिए एक सूत्र पहले बता देते हैं ताकि आप भूल ना पाए। हमेशा एक ही फार्मूला लगेगा, कभी चेंज नहीं होगा। A1 कैप आई, A2 कैप जे, A3 कैप के, ये पूरे किताब में यही फार्मूला रन करेगा। तो कास अल्फा बराबर हो जाएगा A1 बाई, इसका मॉड आप निकाल लीजिएगा, वेक्टर है, काम खत्म। इसी को क्या कहते हैं बाबू? A1 बाई, इसी को कहते हैं A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर। मतलब I के गुणांक का स्क्वायर, J के गुणांक का स्क्वायर, कैप K के गुणांक का स्क्वायर। ठीक है। कास बीटा बराबर क्या हो जाएगा? A2 बटा के मॉड ऑफ A। ठीक है। कास गामा बराबर क्या हो जाएगा? A3 बटा के मॉड ऑफ A, वेक्टर A। ठीक है। अब बोलो बाबू, A3 बटा के मॉड ऑफ वेक्टर A है, तो ऐसे समझने के लिए आप एक प्रश्न भी लीजिए, मजेदार पॉइंट। कैसे? देखो, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं। वेक्टर A बराबर कैप आई, 2 कैप जे और 3 कैप के, ये दे दिया। तो सबसे पहले इसका मॉड ऑफ निकालेंगे, मॉड ऑफ परिमाण निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे, वेक्टर A का परिमाण। ध्यान दीजिए, वेक्टर A का परिमाण इक्वल टू ऐसे होगा ना? तो आप वही निकाल लीजिए। तो ऐसे निकालने के लिए हमारा नियम डायरेक्ट है, I के गुणांक का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 4 9 4 13 1 14, है ना? मात्रक। क्या हो जाएगा? मात्रक। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब बताइए, हमको कास अल्फा निकालना है, तो हमारा तो यही ना सूत्र है, यही ना सूत्र है। इस सूत्र को समझते हैं। 1 मिनट भाई। अब बोलो, हमारा आराम से लग गया कि नहीं? देखो कैसे देखो। अब यहाँ पे क्या होगा? A1 का मान वहां से ले लो, A1 का मान यहाँ 1 है। क्या है? 1। तो 1 बाई, इसका मान कितना आया? देखो 14। बस काम खत्म, समझ गए? अब इसका मान क्या हो गया बाबू? कास बीटा का A2। अब A पर ही चलिएगा, LMN मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो उसे इसी बेस पे बताऊंगा, बेस चेंज नहीं करूंगा। ठीक है। अब A2 ध्यान दीजिए, A2 का मान क्या है? 2। ये A2 है, ये A1, ये A2 और ये A3। ठीक है। तो A2 का क्या है? 2 बटा के रूट 14 और क्या है? 3 बटा के रूट 14। समझ गए? अब देखते हैं बाबू नेक्स्ट पॉइंट पे, समझिए। दो बिंदु, ध्यान दीजिए, 2 बिंदु। इस प्रश्न को भी ले लीजिए, मैं प्रश्न को ले भी लेता हूं ताकि आप समझे भी। प्रश्न कहां गया बाबू? कहां गया? समझते हैं, ये है। देखिए, कुछ पॉइंट भी थोड़ा क्वेश्चन से कुछ बचा, थोड़ा इसको भी बता देता हूं ताकि आप समझ जाए। देखिए, जो मैं लिख रहा था वही यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए, ये रहा, देखिए
कभी भी मान लीजिए आपको कास अल्फा बराबर एल हो जाए, कास बीटा बराबर एम हो जाए, कास गामा बराबर एन हो जाए, तो अब क्या करेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 आएगा। क्यों? क्योंकि अभी एक फार्मूला आपने देखा, सबका मान याद रखेंगे, कास अल्फा जो अभी पीछे देखे फार्मूला, कास बीटा का गामा, तीनों का रखेंगे तो उत्तर 1 आएगा। ये फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसी फार्मूले को दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। इसी को, यदि इसी को ए मान लीजिए, इसी को बी मान लीजिए, इसी को सी मान लीजिए, मान लीजिए, क्या माना, तब क्या हो जाएगा यही फार्मूला बाबू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आप समझे क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? ये भी फार्मूला है, लेकिन ये हमेशा फार्मूला नॉट एप्लीकेबल, नॉट इक्वल टू के रूप में होता है। किस रूप में होता है? इसलिए ये फार्मूला बहुत कारगर है। अब समझते हैं शून्य सदिश। शून्य सदिश किसे कहते हैं समझिए, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसे शून्य सदिश कहा जाता है। ठीक है, मात्रक सदिश किसे कहते हैं? अभी आप पढ़े कैप ए, ये एक मात्रक सदिश है, कैप बी एक मात्रक सदिश है। क्यों? कैप आई ये मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश कहीं भी पड़ जाए तो उसका परिणाम जो होता है वह 1 होता है। क्या होता है? जैसे इसको मात्रक सदिश बनाना है तो इसको 1 लिखेंगे, इसका मात्रक सदिश बनाना है तो इसको 1 लिखेंगे। ठीक है, इसको 1 लिखेंगे। आई जे के एक मात्रक सदिश है। क्या है? आई जे के एक क्या है? मात्रक। इसी पर मैं एक बातें बता देता हूं ताकि फार्मूले के रूप में आप जान लीजिए क्या होता है। कैप आई डॉट कैप आई बराबर 1, कैप जे बराबर 1, कैप के बराबर 1, कैप आई डॉट जे, कैप जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल टू 0 होगा। ये फार्मूला जरूर सूत्र है। ठीक है, कुछ और भी है, जैसे मान लीजिए कैप आई क्रॉस कैप आई बराबर 0, कैप जे क्रॉस कैप जे बराबर 0, कैप बराबर 0, क्रॉस रहेगा तो 0। ठीक है, फिर आई जे क्रॉस के, ठीक है, के क्रॉस आई बराबर अलग अलग होता है, ये तीनों बराबर नहीं होता है। ठीक है, क्यों होता है ये भी हम अभी लिख ही दिए तो समझा ही देते हैं। देखो, आई होगा, जे होगा, के होगा, तो आई जे का आएगा के, क्या आएगा के, जे के का आएगा आई। क्यों? क्योंकि आई जे लिया जाएगा तो के उत्तर होगा, जे के लिया जाएगा तो आई होगा, और के आई लिया जाएगा तो जे होगा, तो के आई बराबर जे। ये फार्मूला मत भूलना बाबू। अब दो मान लीजिए दी है, ध्यान दीजिए, 2 बिंदु दिए हैं, 2 बिंदु को मैं क्वेश्चन में भी देखता हूं, है तो ले ही लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन में भी ले लेता हूं बाबू ताकि आप समझ जाए अच्छे से। मैं ये भी तो बता ही दिया, ठीक, ये भी बता दिया। देखिए समझिए इस चीज को, 7 8 और यार सिलेक्शन कितना है, सारा तो मैं बता दिया। बाबू देखो, यदि कभी कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है, बहुत पूछता है कि 2 बिंदु दिए हो
तो दो बिंदु दिए हो तो उनका सदिश कैसे ज्ञात करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम आप लोगों को बता देते हैं। और मात्रक सदिश तो आप समझ ही गए कि कोई भी बिंदु, मान लीजिए दो बिंदु है, दो बिंदु, दो सिलेक्शन, ठीक है, इसको समझिए ध्यान से, बहुत अच्छा है। मान लीजिए दो बिंदु हैं, दो बिंदु हैं, और बिंदु कौन कौन है इसको देखो। दो बिंदु में क्या है बाबू, दो बिंदु में ये देखिए, ये वाला बिंदु है, इस बिंदु का नाम क्या है, पी क्यू। पी क्यू है 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए ए बराबर दिया है 1 2 3 और बी बराबर दिया है 4 5 6 और बोल रहा है कि दिक् कोसाइन निकालिए। क्या बताइए, दो क्वेश्चन इसमें पूछ दिया। मान लीजिए पहला पूछ दिया कि मात्रक सदिश बताइए, मात्रक सदिश, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में बोल देता हूं, दिक् कोसाइन बताइए। क्या बताइए, दिक् कोसाइन, कोसाइन ये बताइए। ये दोनों क्वेश्चन को मैं एक ही शॉर्ट में बना देता हूं। देखो कैसे, मात्रक सदिश को ए दिया है, बी दिया है, जब भी ऐसा कंडीशन दे तो पहले आप ए बी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, ए बी कैसे निकाल लेंगे, ओ बी माइनस ओ ए होता है। क्या होता है, ये फॉर्मूला। तो ए बी निकालने का एक कॉन्सेप्ट है। तो आप ऐसा मत करिएगा, बस डायरेक्ट रखिएगा बी का मान। बी का मान यहाँ 4 5 6 रखिएगा, माइनस ओ ए का मान रखिएगा 1 2 3। अब बताइए, यहां आंसर लिखिए, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 घटाएंगे, इसको क्या लिखेंगे जानते हो, 4 माइनस 1 कमा 5 माइनस 2 कमा 6 माइनस 3 कमा, ऐसे लिखना है। और ये कैसे जानते हैं बाबू, ये हो जाएगा, कितना आएगा आंसर, 3 3 और ये 6 में से 3 गया 3, तो ये 3 ही ना बचा। तो आप इसका इकाई सदिश क्या हो जाएगा जानते हैं, इसी के ऊपर आप लगा देंगे कैप, तो ए बी कैप। अच्छा, इसको आप सदिश रूप में कैसे लिखेंगे पता है, इसको लिखेंगे 3 कैप आई, 3 कैप जे और 3 कैप के, ऐसे लिखेंगे, ये वाला कंडीशन। तो आप जब भी ऐसा लिखे हैं तो आप इसको यहां लिखिए 3 कैप आई, क्योंकि सूत्र होता है बाबू, क्या सूत्र हो जाएगा, देख लो तो बबुआ, सूत्र हो जाएगा वेक्टर ए बी बाई ए बी। ध्यान दो, समझ गए। तो ए बी का मतलब यहां लिखो 3 कैप आई, 3 कैप जे और 3 कैप के बटा के उड़ा दो। क्या, 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, काट काट, क्या आएगा आंसर, 3 बटा के 9, 3 तिली के 9 तिली 27, और 27 का यदि स्क्वायर रूट निकालोगे, कड़ी निकालोगे, तो 3 कड़ी में 3 आएगा, समझे, कैप आई, कोई दिक्कत। प्लस यहां 3 बटा के भाग दे दीजिए डायरेक्ट, ना यही आएगा 3 रूट 3 कैप जे प्लस 3 बटा के 3 रूट 3 कैप के। आप जान लीजिए, जब भी बिंदु दे, ध्यान दीजिए, जब भी दो बिंदु दे तो सबसे पहले उन बिंदुओं का माइनस निकालेंगे, यानी ए बी निकालेंगे, ए बी के बाद तुरंत कैप निकाल देंगे, इसी को आप कहेंगे। और ये देखिए 3 3 3 आया है ना, तो कहीं 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो ऊपर रहेगा उसी का नीचे आप परिमाण निकालेंगे, ठीक है। अब फिर सबको अलग अलग कर देंगे, कोई दिक्कत। इसमें दिक् कोसाइन पूछ दिया है, एक बचवा क्या पूछ दिया, दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन एकदम आसान भाषा है, इसी को कहा जाता है दिक् कोसाइन, इसी को कहा जाता है दिक् कोसाइन, इसी को कहा जाता है दिक् कोसाइन। कैसे, कोई कहा कैसे, तो आप बताओ बबुआ। जब इसका मैं एक बात बताना चाहता हूं, इसको समझो, इसको थोड़ा सा छोटा करके यहां मैं भेज देता हूं, बचवा को यहां दे देता हूं, फिर बाद में बचवा को वहां लूंगा। अब बताओ दिक् कोसाइन निकालना है, तो आप यही ना सूत्र लिखोगे, ए बी ना तो पहले ले आओगे। तो ए बी की वैल्यू क्या है बताओ, तो ए बी की वैल्यू यही है, ए बी बराबर 3 कैप आई, 3 कैप जे और 3 कैप के। हमेशा बिंदु है तो ए बी तो निकालना पड़ेगा। आपको अभी सूत्र बताए, इससे पहले वाले में क्या बताए, जब ए था तो A1
कैप आई, A2 कैप जे, ठीक है, कैप जे, और A3 कैप के लिया। अब इसका जो है जब हम कास अल्फा निकाला तो कास अल्फा इसके बटा में इसको कर दिए माड ऑफ में, यानी A1 बटा माड ऑफ ए लिख दिए ना। उसी तरह से बाबू ये A1 है कि नहीं है, ये A2 है कि नहीं है, ये A3 है कि नहीं है ना। इसको क्या मान लोगे, A मान लोगे। अब इसी का माड ऑफ निकाल लो बाबुआ। माड ऑफ कितना आया है बाबू, AB का माड ऑफ तो अभी जाने हैं। AB का माड ऑफ कितना आया है बाबू, AB का माड ऑफ आया है, ये आएगा, ये आएगा। इसको सॉल्व करने की नहीं जरूरत है, सॉल्व करना था फिर से कर लो। 9 9 9 यानी 3√3 आएगा। बताइए, तो आप समझ गए ना ये क्वेश्चन कैसा है। अब बताओ कास अल्फा बराबर, अब यही सूत्र से A1 बटा के माड ऑफ A जो हो जाएगा, तो A1 का मान यहाँ 3 है कि नहीं है, ये इसी को ना आप A मानोगे बाबू, इसी को ना मानोगे तो माड ऑफ A का क्या है, 3√3 है। बोलो 3√3 है कि नहीं, 3√3 है। अल्फा निकल गया। अब बताओ ये कास बीटा ये है कि नहीं, जे वाला जो होता है वो कास बीटा होता है, आई में जो गुणा होता है कास अल्फा होता है, और के में जो गुणा होता है कैप के में वो कास गामा होता है। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, कास बीटा बराबर वही आएगा ना 3√3 बाबू, 3√3। कास गामा बराबर भी 3/3√3 होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। एक प्रश्न और ले लेते हैं अपने मन से, जो पूछता है उसी को समझते हैं। देखो ध्यान दो, ऐसा प्रश्न मान लीजिए इशू के सिलेक्शन लेते हैं, ऐसे लेते हैं, बचवा को हम तनी बड़ा कर देते हैं, लल्लू थोड़ा बड़ा हो जा, ऐसे आ जा, ठीक है, यहाँ आ जा, अच्छा दिखाई दा। अब देखा, अब मान ला कि ये सदिश है, इसको कह रहा है कि दर्शाइए कि ये, मान लीजिए दो बिंदु ही ले लेते हैं, पहले जो मैं कहना चाहता हूं उसको समझिए। मान लीजिए A बराबर दिया है 3, 2 और 1 ऐसे दे दिया, और B बराबर दे दिया, ये बिंदु है, दो बिंदु है, ध्यान दीजिएगा, ये रेखा नहीं बिंदु है, बिंदु है, ठीक है, और ये I, J और K ऐसे दे दिया। अब कहा कि दिक् कोसाइन बताइए, तो जो ये बिंदु दे दिया ना, तो इस बिंदु को आप कैसे लिखोगे बाबू, पहले वेक्टर AB निकालोगे, ध्यान देना AB जरूर निकालोगे, AB जरूर निकालोगे, है ना, इसको घटाओगे जरूर घटाओगे, तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, माइनस A से हो जाएगा, इसको आगे O निकाल देंगे। O क्यों लगाते समझे, क्योंकि मूल बिंदु के सापेक्ष निकाला जाता है। इसको घटाइए, कितना होगा, I में से 3 घटा कितना बचा, I -3I, समझे, प्लस, या लिख के लगा लीजिए, क्या दिक्कत है, आपको समझना है तो लिख के लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, -3 2K, समझे ऐसे। अब बताओ 1 में से 3 घटा -2 बचा कि नहीं बचा, 2 में से 2 घटा 0 बचा कि नहीं बचा, काम खत्म कर दीजिए। 2 में से 1 घटा +1 बचा कि नहीं बचा, बचा ना, तो आपको दो ही चीज तो बचा, -2I और +K बचा। अब इसका आपको निकालना है दिक् कोसाइन, क्या निकालना है, तो इसी को A मानेंगे ना बाबू, A मानेंगे कि नहीं, तो A मानेंगे तो आप क्या फार्मूला हो जाएगा, इसको A1 कहेंगे, इसको A2 वाला 0 हो जाएगा, और A वाला A3 बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि I जो होता है A1 होता है, और J नहीं है तो A2 खत्म 0, और यहाँ पर K है तो इसलिए A3 हो गया बाबू। अब बाबू बताओ, हमको कास अल्फा जब निकालना है तो कास अल्फा को हम क्या कहेंगे, A1 यानी -2 बटा के, माड ऑफ लिखेंगे ना, तो माड ऑफ A कितना हो जाएगा बाबू, बोलो, यहां लिख दो डायरेक्टली, -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो -2 बटा के 2 1 3 आएगा, अरे 2 दूना 4 1 5 आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। आप कास बीटा बराबर निकालोगे तो 0, A2 का 0 हो जाएगा बटा के माड ऑफ A,
यानी 0 आएगा। कितना आएगा? काश गामा बराबर बताओ A3 कितना है बाबू? A3 आपका A3 कितना है? A3 1 है, ये वाला A3 है, ठीक है, इसको ये इसकी जरूरत नहीं। A3 1 बाई मॉड ऑफ A कितना है? 5। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो आंसर हो गया। इस तरह से आपको निकल गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी हैं, इसको भी मैं बता रहा हूं। ध्यान दीजिए, यदि 2 दे दिए बिंदु, बिंदु कौन सा होगा उसको समझिए। कहाँ गया भाई? ये रहा, इसमें दिया नहीं है फिर भी अंतर। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो उसको चुटकियों में सॉल्व कैसे करेंगे, अब उसे समझें आप लोग। ध्यान दीजिए, ये तो मैं बता, ध्यान दीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कास थीटा होगा, ठीक है। तो दो वेक्टर के अदिश गुणनफल का प्रॉपर्टी अर्थात गुण क्या होगा उसे समझे, ठीक है। गुण मैं बता देता हूं, बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। गुण क्या होगा बाबू? पहला, यदि वेक्टर ए वेक्टर बी समांतर है। क्या है? समांतर। समांतर का मतलब ऐसे ए है और ऐसे बी है, दोनों समांतर हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमारा सूत्र जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर थीटा की वैल्यू 0, तो ए बी कास 0। कास 0 का मान 1 हो जाएगा। कास 0, 0 का मान कितना हो जाएगा? 1। तो आपका ये फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी, केवल ए बी, ये कंडीशन हो जाएंगे, भूलिएगा मत। दूसरी ये बात है, दूसरी वेक्टर ए ऐसे कहीं दे दे, मतलब लंबवत ऐसे कहीं दे दे, तो इसका मतलब सुनिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कास 0 यानी 0 आएगा। क्या आएगा? ये आ जाएगा 0, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। कास 90 का मान 0, तो ए बी में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। बात समझ गए? तो इसमें एक प्रश्न दिया है कि आप दिया है कि लेमडा का मान निकालिए, जो अक्सर बोर्ड में बहुत बार पूछा है। दिया है कि ए 2 2 3 है, बी 1 2 1 है। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक पेज लेता हूं। क्या है? वेक्टर ए 2 2 3 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपके बोर्ड पे भी है। इस प्रश्न को बढ़िया से आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, मैं इसको दिखा दे रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये जबकि बहुत बार पूछा है, ठीक है, इसलिए मैं इसे टच किया हूं, बहुत बार पूछा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये वाला जो प्रश्न है इसी को मैं बताने वाला हूं, इसी प्रश्न को मैं बताऊंगा, इसी प्रश्न को, ठीक है, इसी प्रश्न को मैं बताऊंगा, इसी प्रश्न को। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा है, इसलिए 2 2 3 माइनस 1 2 1 3 जे, इसको मैं बताना हूं। देखिए बोर्ड में बहुत पूछा है, इसलिए टच करने जा रहा हूं। देखो क्या है, वेक्टर ए बराबर 2 2 और 3 दे दिया है, ठीक है। वेक्टर बी बराबर दे दिया, वेक्टर बी बराबर माइनस 1 2 1, माइनस 1 2 1, ठीक है, के। और जे बराबर जेड, ये सी बराबर हो दिया है, सी बराबर दिया है 3 जे, 3 जे, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है? प्रूव करना है, प्रूव इसको करना है कि वेक्टर ए प्लस 3 लेमडा बी और सी
ये लंबवत, ये लंब है, ये बोला है, तो लंब है तो लैम्डा का मान दिखाना है। ठीक है, ये दिया है, ये दिया है, याद करिएगा। ठीक है, ये दिया है, प्रूफ नहीं करना है, दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, यही ना है, a प्लस लेमडा भी दिया, 3 नहीं दिया है यहाँ पर, यहाँ 3 नहीं दिया, लेमडा भी दिया। ठीक है, a प्लस लेमडा, लेमडा बी। अब देखो क्या होगा, ऐसा जब कंडीशन आए तो हम बेहतरीन ढंग से चलेंगे। कैसे चलेंगे, देखो आपको इसका लंब दिखाना है, तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वेक्टर इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b। तो आपको जस्ट अभी सूत्र बताया, क्या बताया बाबू, सूत्र यही है, लंब का सूत्र। क्या है लंब का सूत्र, ठीक है, लंब का सूत्र क्या है बाबू, देखो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0, यही ना बोला। a के जगह रखो मान, a का मान, a का मान रखो, क्या है रखो, तो a का मान है 2, ठीक है, 2 और 3, यही ना है। फिर देखो a का मान जब भी रखोगे प्लस करके ये पूरा रखोगे, समझ गए कि नहीं। चाहे एक बार मैं और रख देता हूं, ऐसे रख देता हूं, a प्लस लेमडा बी, ऐसे रख देता हूं ताकि आप समझें। फिर b का मान रखेंगे, ये c वाला जो दिया है, तो c बराबर 0 प्रूव करना है, 0 दिया है। तो आप बाबू तो a का मान देखेंगे 2 और 3 दे दिया, प्लस लेमडा, लेमडा के बाद b का मान क्या है बाबू, b का मान है माइनस, ठीक है, और क्या है बाबू, लेमडा माइनस आई 2 और k, ठीक है, ये हुआ। अब ये पूरा डॉट लगेगा, c का मान कितना है 3 आई और j, ठीक है, यही ना है, यही ना है, कोई दिक्कत। अब एक बार देख भी लेता हूं, ठीक है, देखो अब ये मान है, इसका मान दिया है 0। आपको मैं बताऊं तो इसको पहले जोड़ लीजिए, आराम से जोड़ेंगे तो क्या आएगा बाबू, इसको समझिए, जोड़ेंगे आराम से जोड़िए। देखिए 2i माइनस आई को 1 में ले लीजिए, बात समझे, 2i या माइनस आई को क्या ले लेंगे 1 में, तो 2 माइनस 2i माइनस लेमडा आई, कोई दिक्कत, समझ गए। फिर हो जाएगा प्लस 2j और ये क्या हो जाएगा प्लस 2 लेमडा j, 1 में हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा प्लस 3 के कैप प्लस लेमडा कैप के, 1 में हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको हाँ कैसे है बाबू, ऐसे मिटा दो, हाँ, तो क्या है लेमडा आई, यहाँ पे 2j माइनस, यहाँ पे क्या हुआ 2j माइनस लेमडा 2j माइनस, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं प्लस। अब इनटू है बाबू 3j प्लस 3ij, अब इक्वल टू 0। अब आराम से सॉल्व करिए, i का गुणा i में करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर पर ध्यान दीजिए। यहां 2 माइनस लेमडा इंटू 3 बचा, क्या बचा 2 माइनस, इसको मैं ठीक है मैं इसी पे कर दे रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, मैं इसी पर लगा दे रहा हूं, 2 माइनस लेमडा इंटू 3 हो जाएगा, तो 2 माइनस लेमडा इंटू 3, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा, 2 प्लस 2 लेमडा इंटू 1 प्लस 3 प्लस लेमडा, 3 प्लस लेमडा 0 इक्वल टू 0। आप बताओ बाबू ये 0 क्यों हुआ, पता है, j का गुणा j में करोगे, i का गुणा i में करोगे, k तो हैया नहीं है, उड़ा दो। अब क्या होगा बाबू 2 3 दूना के 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0। आप बताओ ये 6 2 8 हो गया ना, माइनस लेमडा इक्वल टू 0, इसलिए लेमडा इक्वल टू 8। ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा है
इसलिए मैं इस क्वेश्चन को टच किया हूं। और वो भी जानते हो 5 नंबर में 5 नंबर लेना है तो तूफानी मैथ एक्सपर्ट तूफानी सर को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो और पढ़ो अच्छे से। जय हिंद, जय भारत। रहा है कि दर्शाइए कि सदिश 2 - 3 4, इसका मतलब है वेक्टर ए बराबर 2 3 -4 के और -4 6 -8 बी इक्वल टू -4 6 कैप आई और -8 कैप के संरेख है। क्या है? संरेख है। तो संरेख का जब भी कंडीशन आप लेते हैं तो लेते समय इस बात का ध्यान दीजिए कि आपका जो क्वेश्चन है उसे 0 आना चाहिए, यानी लंब होना चाहिए। मतलब कि ये एक ही सीधी रेखा में होना चाहिए। किस रेखा में होनी चाहिए? सीधी रेखा में। तो इसका कंडीशन है संरेख रेख होने की शर्त। ध्यान दीजिएगा, शर्त क्या है अब इसे समझिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए, या आप ऐसा होना चाहिए कि बी का वैल्यू या तो ये सूत्र अप्लाई करिए या तो ये अप्लाई करिए। वेक्टर बी बराबर लिखिएगा 2 वेक्टर ए लिखिएगा। क्या लिखिएगा? और इससे पहले माइनस लगा दीजिएगा। या तो ये कंडीशन, दोनों कंडीशन होना चाहिए, दोनों में से एक कंडीशन होना चाहिए। देखिए दोनों पर मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। ऐसा जब जब प्रश्न आएगा इसी आधार पे आप सॉल्व करोगे। ठीक है, ध्यान दो। जैसे मैं फर्स्ट से सॉल्व कर रहा हूं तो उसका भी कंडीशन इसका भी कंडीशन देख लेते हैं। इसको लेते हैं वेक्टर बी इक्वल टू दिया है, क्या दिया है बाबू? -4 कैप आई। ठीक है, ये दोनों सेम होना चाहिए ना, तो मैं एक ही बार ले लेता हूं फॉर्मूला, एकदम समझ में आ जाएगा। वेक्टर बी बराबर होता है -2 वेक्टर ए, काम खत्म। बी का वैल्यू रखोगे -4 कैप आई 6 कैप जे -8 कैप के इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, और वेक्टर ए की वैल्यू 2 कैप आई प्लस 3 कैप जे -4 कैप के, ये क्या हो जाएगा? -2 2 जा 4 कैप आई -6 कैप जे और ये 8 कैप के। ठीक है, अब देखो -4 कैप आई 6 कैप जे -8 कैप के, ये दोनों देखो इक्वल है कि नहीं? इक्वल है। जब जब ये कंडीशन आएगा तो यही सूत्र रख कर आप सॉल्व आराम से कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न का सिर्फ एक ही तरीका है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं बाबू। नेक्स्ट प्रश्न पे है, जब भी कोसाइन साइन जो भी निकालना होगा इसी के अकॉर्डिंग सारा सॉल्व होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का शीर्षों का निर्माण करते हैं। एक कंडीशन जो बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, दिया है बाबू, दिया है कि इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, इसको हटा दे रहा हूं। देखो ध्यान दो, ये देखो प्रश्न है, प्रश्न एक बार देख लो। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न क्या है इस पे समझे आप लोग। ठीक है, प्रश्न ठीक है, देखो ये 60 नंबर जो दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा? सॉल्व करूंगा। दर्शाइए कि ए बी तथा सी जिनके स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर ए बराबर 3 कैप आई -4 कैप जे -4 कैप के और बी बराबर दिया 2 कैप आई -j प्लस के, ये दे दिया है। और वेक्टर सी बराबर इतना एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। जब जब ये पूछेगा जिनके स्थित सदिश दिया है, शीर्षों का निर्माण करते हैं, इसका मतलब कि ये शीर्ष हैं, दिए गए क्या है? शीर्ष है। तो आप देखो शीर्ष का क्या है समझो। वेक्टर ए बराबर लिखो, वेक्टर ए बराबर दिया है 3 - 4 -4। ठीक है, इसका मतलब हुआ 3 - 4 और -4, ये इसका कैप हो जाएगा, यहाँ जे हो जाएगा, यहाँ आई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। वेक्टर बी बराबर देख लीजिए, वेक्टर बी क्या है? वेक्टर बी है 2 - 1 1। इसका मतलब यह है
कि 2 कैप आई जे और के, ठीक है। यहां पे क्या है बाबू, यहां पे माइनस है, ठीक है। अब सी देख लेते हैं, सी क्या है, 1 माइनस 3 माइनस 5, ठीक है। क्या है, सी इक्वल टू कैप आई -3 -5। अब सोचो ध्यान से, अभी समझो, तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। इसका मतलब जब आपको नहीं मालूम है तो कोई भी ले सकते हैं ना, तो कोई भी ले सकते हैं। यहां पे मान लीजिए ए ले लिए, यहां पे बी ले लिए और यहां पे सी ले लिए, ये कंडीशन हो गया कि नहीं। तो आप जब भी ये शीर्ष है, यानी ये शीर्ष दिया है, तो आप इसका मतलब ये सोचेंगे कि आपको सबसे पहले ए बी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ए बी। ए बी क्या है, भुजा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। तो ए बी निकालिएंगे तो घटाएंगे, तो घटाएंगे कैसे, बी माइनस ए। क्या घटाएंगे, और इससे पहले सिर्फ ओ लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, ओ इसलिए लगा जाता है कि मूल बिंदु के सापेक्ष निकाला जाता है। इसको क्या बोलेंगे, ए बी बराबर, अब बी में से यानी 2 में से 3 घटा माइनस कैप आई। देखो 2 में से 3 घटा माइनस जे माइनस, क्या हो जाएगा बाबू, मैं घटा के भी लिख देता हूं। देखो 2 कैप आई माइनस जे और प्लस के हो गया, -3 कैप आई -4 जे -4 कैप के, ठीक है। अब जब ये होगा तो 2 में से 3 घटेगा, माइनस आई बचेगा, माइनस जे माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 4 में से 1 घटेगा, +3 जे बचेगा बाबू, ठीक है। और ये माइनस और माइनस प्लस 4 और 1 5 हो जाएगा कैप के। आप बताओ ए बी की वैल्यू ये आ गई कि नहीं बाबू, ए बी की वैल्यू ये आ गई। अब इसी प्रकार जब ए बी का निकल गया, एक ए बी हो गया, ठीक। बीसी का निकालिए, क्या आएगा, बीसी का निकालो, सी में से ए घटा दोगे, सी में से ए घटा बी घटा दोगे ना, आराम से हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा बाबू, 1 में से 2 घटा माइनस आई बचा, ठीक है, -3 -2 -2 जे बचा, ठीक है, -5 -1 -6 बचा के कैप। अब बताइए बीसी हो गया, सीए निकालिए, तो सीए को क्या कहेंगे, ओए माइनस ओसी, आराम से। तो अब बताइए ए में से सी घटेगा, यानी 3 में से 1 घटेगा 2, -4 -3 देखो 2 कैप आई, ठीक है। फिर क्या होगा बाबू, यहां पे जब साइड निकल गई तो साइड के बाद तुरंत जो है एक ऑप्शन होगा, मैं बता रहा हूं, तो 2 3 में से 1 घटा, फिर 4 में से 3 घटा माइनस जे बाबू, फिर क्या होगा, -4 -5 प्लस हो जाएगा, तो 4 में से 5 1 घटा माइनस के बच गया। इसका मतलब ये हुआ, आप ऐसे ही घटा के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे बाबू, इसका मार्ड ऑफ निकालोगे, क्या निकालोगे, मार्ड ऑफ, यही निकाल दो मार्ड ऑफ। मार्ड ऑफ क्या होगा आपको पता है, मैं बताया हूं कि आई का जो गुणांक है उसी का स्क्वायर लिख दो। क्या लिख दो बाबू, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यहां हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 5 25 और 25 और 9 जोड़ेंगे 34 और 1 35, इसका मतलब √35 आ गया। कितना आ गया, यहां आ गया। अब बीसी का निकाल लीजिए, यहां पे बीसी कितना आएगा बाबू, बीसी मार्ड ऑफ निकालिए, कितना आएगा, देखो ध्यान दो, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4, 6 के स्क्वायर 6 के 36, ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बीसी बराबर ये आएगा 41। कितना आएगा, 41। अब सी की वैल्यू इधर निकाल लीजिए बाबू, सी की वैल्यू यहां क्या होगा, यहीं पे निकाल लो, सी की वैल्यू यहीं पे निकाल लो। तो सी ए मार्ड ऑफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये बीसी रहा, ये वाला बीसी निकला, ध्यान दो, ये वाला जो दिख रहा है ये बीसी है, ठीक है, समझ गए, ये वाला सीए है, ये वाला अलग है, तो इसका वैल्यू यहीं से निकाल लो। इसका वैल्यू क्या है बाबू, यहीं से सीए बराबर क्या हो जाएगा, मार्ड ऑफ में 2 दूना 4 +1 बराबर √6 आएगा। अब बताओ समकोण त्रिभुज प्रूव करना है, सिद्ध करना है बाबू, सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज। क्या सिद्ध करना है, समकोण त्रिभुज। तो आपको समकोण त्रिभुज का नियम है कि एक भुजा का स्क्वायर बराबर शेष 2 भुजा के वर्गों का स्क्वायर का योग, ठीक है। तो किन्हीं एक भुजा
तो एक भुजा को मान लीजिए क्या ले ले, कोई एक भुजा ले ले, जो जरूरत पड़े वो होना चाहिए बस। तो आप आराम से ले सकते हैं, मान लीजिए BC स्क्वायर बराबर जो बचा है AB स्क्वायर, अब प्लस और बचा है CA स्क्वायर। कैसे? ये BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर CA, जो प्रूफ होगा वही लेंगे बस। जैसे मान लो BC का मान कितना है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पर 41 है, तो इधर रखो 41 का स्क्वायर हो गया बराबर। इधर बताओ क्या है, AB का मान कितना है, √35 है कि नहीं, अब प्लस CA का क्या है बाबू, CA का कितना आया है यहाँ पे √6। आप बताओ ये आराम से आ जाएगा 41, इधर 35 और इधर 6, 41 बराबर 41 आ गया कि नहीं बाबू। तो समकोण त्रिभुज का नियम क्या होता है कि एक भुजा का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। इसका मतलब कि आप कह सकते हैं समकोण त्रिभुज का नियम क्या होगा बाबू, आपको पता है नहीं है तो देख लीजिए क्या होगा। कंडीशन एक भुजा, क्या एक भुजा का स्क्वायर, ठीक है, यहां पे साइड लिख देते हैं S1 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर जो बचा है S2 स्क्वायर प्लस S3 स्क्वायर। बात समझ गए? कह सकते हैं S1 माने S माने साइड, तो यानी भुजा एक का स्क्वायर बराबर भुजा 2 का स्क्वायर प्लस भुजा 3 का स्क्वायर, ऐसे कह सकते हैं। अब इन भुजाओं का मान लो यहाँ BC रख दिए, यहाँ पे क्या रख दिए, यहाँ पर AB रख दिए, यहाँ पे क्या रख दिए, CA रख दिए, तो हमारा फार्मूला बन गया। इसी तरह से बनाते हैं बाबू। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है उसको हम समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बाबू, सुनिए, देखो हाँ ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत पूछा है क्वेश्चन, इसको तो मैं अभी कुछ देर पहले मैं बताया था, इसलिए मैं इसे रहने दे रहा हूं और ये क्वेश्चन ले रहा हूं कि जब जब ये ध्यान दीजिए। अब मैं इसे बताना चाहता हूं, इसे बताने से पहले कुछ पॉइंटें हैं, उस पॉइंटों को मैं समझा दे रहा हूं बाबू। देखो जब जब पूछे वेक्टर है, ध्यान दीजिए, जैसे मान लो कि दो सदिश का सदिश गुणनफल पूछे, पहली बात, तब हमेशा मान लो एक सदिश वेक्टर ए ले लिए, दूसरा सदिश वेक्टर बी ले लिए, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, आप बताओ बाबू, क्या हो जाएगा, आप बताओ, वेक्टर ए बी साइन थीटा हो जाएगा। समझ गए? अब क्या होगा, परिमाण भी उसी तरीके से निकाला जाएगा, ठीक है, बस इसमें क्या होगी, इसका लक्षण जो होता है, लक्षण पर आप ध्यान देंगे, इसका मतलब इसका गुण क्या है, इसे आप ध्यान देंगे कि गुण क्या होता है। इस पर देखो गुण, देखो गुण क्या है बाबू, समझो बात को। मान लो कि ये गुण है, तो देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी कब होगा, जब थीटा का मान क्या होगा, 90। इसका मतलब कि ये लंबवत की शर्त है। क्या है, जब कोई कहे कि दो सदिश लंबवत हैं, क्या कहे, दो सदिश, इसको कहेगा कैसे, मान लो हम पहला दे रहे हैं, दो सदिश अर्थात दो का नाम डायरेक्ट ए तथा वेक्टर बी लंबवत हो, क्या हो, लंबवत हो, ठीक है। दूसरा वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर हो, क्या हो, समांतर हो, ठीक है। तो जब समांतर हो तो क्या कहेंगे बाबू, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी, है ना, और साइन के बाद क्या हो जाएगा, आपको पता है 0। समांतर में थीटा का मान क्या होता है, 0, ठीक है। इसलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हो जाएगा 0। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं चलता हूं प्रश्न पे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है।
ठीक है, मैं ये प्रश्न पर देखता हूं, जो प्रश्न आप लोग एक बार देख लीजिए बाबू, क्या है प्रश्न देखो। ठीक है, देखो प्रश्न क्या है, समझिए अच्छे से। हाँ देखो बाबू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये सदिश है, इसका क्रॉस निकालना है, क्रॉस के बाद मार्डफ निकालना है। तो जब जब ऐसा क्वेश्चन आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, ये भी वेरी एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग समझेंगे और देखेंगे। आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं, जो बहुत पूछता है। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो बाबू, मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसी पे चलते हैं। क्या है, 1 माइनस 7 और 3 माइनस 2। ठीक है, 1 माइनस 7 और क्या है 3 माइनस 2। 3 माइनस 2। इसका मतलब है कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो कैप आई, कैप जे, कैप के, यहां प्लस हो जाएगा, यहां जे के और यहां पे आई। ठीक है, ये आपका रहा। अब बताओ बाबू, इसका सदिश गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है, सदिश गुणनफल निकालना है, गुणनफल। तो ध्यान दो, इसको सदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं बाबू, समझो। देखो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कैप आई लिखते हैं, कैप जे लिखेंगे, कैप के लिखेंगे। ठीक है, अब देखो समझो को, यहां जो वैल्यू है आई का मान लिखेंगे ए वाला, तो आई वाला क्या है 1 है। यहां जे का ए वाला पहला लाइन में ए का लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए -7 और 7 आ गया, -1 -7 पहला लिख दिए। अब बी का लिखना स्टार्ट करेंगे, 3 -2। अब क्या आंसर आ जाएगा बाबू, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, अब जब जब इसे सॉल्व करेंगे तो एक बार ले लीजिए, आई है तो आई जिसमें है ये पूरा लाइन छूट जाएगी, ये पूरा आई जिसमें है ये पूरा लाइन छूट जाएगी, ये पूरा लाइन छूट जाएगी। ठीक है, ये पूरा लाइन छूटेगी और इधर से ये पूरा छूट जाएगा। आप समझ गए, मतलब एक कॉलम छूट जाएगा और पंक्ति छूट जाएगा। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि एक सारणी का सेक्शन है, तो सारणी को जैसे इसमें आप पूछेंगे कि 1 R1, 2 R2 और 3 R3, यानी 3 पंक्ति है। क्या है, 3 पंक्ति है। कॉलम कितना है, 1 2 3, कॉलम भी 3 है। अब इसमें पूछ दिया जाए 2 3 4 6 8 9, इसमें पूछ दिया जाए तो आप बताइए, इसमें R1 R2 R3, इसमें 3 पंक्ति है लेकिन कॉलम कितना है 1 2। आप समझ गए, तो आप समझिए इस चीज को, देखिए ध्यान दीजिए। तो इसी आधार पे मैं बताने वाला हूं। ठीक है, आप इसे समझे, देखो ठीक है, इसको समझे। इसको मिटा ही देते हैं बाबू। देखो, ये जो कंडीशन है इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या था 2 था, तो अब बोलो ये आई जिसमें है तो यहाँ क्या बचा, कैप आई, यहाँ बचा -7 -2 7 और 2 बचा ना। एक लाइन में सॉल्व करूंगा, बाकी ऐसे ही करूंगा। फिर माइनस, देखिए प्लस यहाँ होता है माइनस फिर प्लस, ये नियम है। तो -j लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर वही काम करेंगे। ये जिसमें है ये पूरा खत्म, ये वाला लाइन, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन ना। अब बचा क्या बाबू, अब बचा ध्यान दीजिए, ये खत्म, ये भी खत्म, मतलब जे जहां रहेगा जे, तो ये फड़ा खत्म, पट खत्म। तो क्या बचेगा, 1 3 बचा, 1 3 बचा, 7 2 बचा। ठीक है, प्लस केज रहेगा, तो केज जिसमें रहेगा वो खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म, के ये खत्म, के जिसमें रहेगा वो खत्म। तो क्या हो जाएगा, 1 -7 और 3 -2। समझ गए कि नहीं, जो खत्म हो जाएगा। तो कैप आई हो जाएगा 7 दूना के 14। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 7 दूना के 14 लिखेंगे। ठीक है, -14, कोई दिक्कत। यहां 2 बार माइनस मैं इसलिए लिखा हूं
कि यहां पे देखिए बीच में गुणा है, समझ जाइएगा, ये माइनस और ये माइनस के बीच में क्या है, गुणा है, हम ब्रैकेट नहीं लगाए हैं, ठीक है। जे यहां 2 एकम 2 और 7 लिखे 21, ठीक है, प्लस के यहां 2 एकम 2 माइनस 2 और माइनस 7 लिखे 21, ठीक है। अब क्या आएगा बाबू, अब समझिए इस चीज को, वेक्टर ए बी यहीं पे मैं लिख देता हूं, ये बताओ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि -14 + 14 0 आ जाएगा, तो यहां पे 0 लिखेंगे, काम खत्म। यहां पर क्या लिखेंगे, -j पहले से है बाबू, -j। ये बताओ 21 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा बाबू, -19 बचेगा, समझ गए। यहां बताओ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 21 है, 2 माइनस हो जाएगा, तो ये कंडीशन क्या आएगा, प्लस के -2 + 21 आएगा, आप समझ गए। तो आप एक चीज समझिए, वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर क्या हो गया, ए 19 माइनस 19 प्लस 19, यहां हो जाएगा 21 में से 2 गया +19, ये आ गया आपका आंसर। आपको मार्ड ऑफ निकालना है, तो मार्ड ऑफ निकालने के लिए मैं आपको पहले ही बताया है कि इसी का बस क्या करिए, आई के गुणांक का स्क्वायर, तो आई 0 है, नहीं है तो 0, जे 19 स्क्वायर फिर के 19 स्क्वायर। आप बताओ इसका उत्तर कितना आ जाएगा बाबू, बोलो, 2 गुणे 19 स्क्वायर, यानी 1 रुपया 1 रुपया 2 रुपया हो गया, तो 19 बाहर आएगा, 19√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और ये मात्रक हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप नोट कर लीजिए बाबू। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, जो है इसी तरह का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसी को मैं बताऊंगा जो पूछता है। देखिए एक पूछा है, यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट दे दिया है, लेमडा और म्यू ज्ञात कीजिए यदि, लेमडा और म्यू ज्ञात कीजिए यदि ये 0 दिया है। देखिए ये क्वेश्चन कितना लाजवाब है, तो क्या है, 2 6 27 है, 1 म्यू ये इतना है। तो इस चीज को समझने के लिए बहुत आसान लैंग्वेज में समझ सकते हैं, लगा भी दे रहा हूं, यदि लेमडा और म्यू ज्ञात कीजिए यदि 2 6 27 और 1 लेमडा म्यू है, ठीक है। देखो यहां पर दिया है वेक्टर ए बराबर, मतलब 2 दिया है, 2 6 और 27, एक दे दिया है, एक दे दिया है, क्या दिया है, इसको देखते हैं, आई लेमडा म्यू, मतलब आई लेमडा और म्यू ये दे दिया है, लेकिन इसके साथ आपको जो दिया है, आपको ये दिया है फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं किया है, दे दिया है, क्या दे दिया है बाबू, देखो इन दोनों का क्रॉस दे दिया है, 2 कैप आई 6 कैप जे 27 के दिया है, इसे क्रॉस लगा दीजिए, आई लेमडा जे और म्यू के इक्वल टू 0 दिया है ना, तो ऐसे ही रहने दीजिए। नियम आप जानते हैं इसका कि यहाँ आई रखेंगे, जे रखेंगे, के रखेंगे, ठीक है। आपको निकालना क्या है, लिखिए लेमडा और म्यू का मान निकालना है, तो ऐसी चीज को बस निकालना है, आराम से निकल जाएगा। तो पहला है 2 6 27, काम खत्म। दूसरा है यहाँ 1 लेमडा म्यू बराबर 0, इतना तो दिया है, हम अपने से लिखे नहीं, ये दिया है, ठीक है। अब दिया है बाबू, तो इसको समझिए, तो कै पाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6 म्यू माइनस, ये देखो मैं इसको छोड़ दिया, ये वाला लाइन, ये वाली लाइन छोड़ दिया, ठीक है, ये वाली लाइन छोड़ दिया, ठीक, ये वाली, तो क्या हो जाएगा 6 म्यू माइनस 27, क्या हो जाएगा लेमडा, क्या हो जाएगा लेमडा, फिर माइनस जे, तो माइनस जे जिसमें है बाबू, जे जिसमें है वो पूरा लाइन और पट दोनों छूट जाएगा, यानी कॉलम और पंक्ति दोनों छोड़ देंगे। तो अब बचा 2 बचा, 27 बचा, 1 और म्यू, तो क्या हुआ बाबू, 2 में म्यू का तो 2 म्यू हो गया, फिर माइनस
27 में 1 होगा तो 27 हो जाएगा बाबू, प्लस के हो जाएगा ना। अब क्या होगा, ध्यान दो, के खत्म, ये पूरा लाइन खत्म, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, क्या बचा, ये पूरा खत्म, तो बचा 2 1, तो 2 1 बचा। मतलब डायरेक्ट लिख देते हैं बाबू, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 लैम्डा और -6 बराबर 0। आप समझ गए। चूंकि आप बताइए बाबू, इसको आप क्या लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में बहुत आसान तरीके से दोनों लिखेंगे, दोनों पक्षों में, ध्यान दीजिए इस चीज को, यहां 0 है तो यहां 0 में थोड़ा सा इंक्लूड कर दीजिए ताकि जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। यहां बताइए आई नहीं ना है तो आई गुणे 0 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। यहां इस साइड में जे नहीं ना है तो 0 गुणे जे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। के नहीं ना है तो 0 के लिखेंगे, कैप रहेगा। अच्छा ये बताइए बाबू, दोनों पक्षों में आई जे के गुणांक है ना की तुलना करने पर, मान लीजिए ये रहा, आप बताओ बचवा कितना अच्छा है। तुलना जब करोगे तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ आएगा कि नहीं आएगा। फिर यहां बताओ, यहां तू माइनस लेके तुलना करोगे तो यहां तुलना जब होगा तो यहां माइनस हो जाएगा, मैं आगे बढ़ा देता हूं, यहां नहीं लिखता हूं, तो एक 0 हो जाएगा और एक यहां लिख देता हूं, क्या होगा बाबू, यही कामा करके लिख देता हूं। चलो तो ये 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। ये बताओ इससे तो आराम से निकल जाएगा ना, 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। तो ये बताए 2 लैम्डा बराबर 6, तो लैम्डा बराबर 3 आया कि नहीं आया, लैम्डा का मान निकल गया। जब लैम्डा का मान निकल गया तो म्यू का मान आसानी से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, क्योंकि 2 म्यू बराबर 27 दिया है, देख लो 2 म्यू बराबर 27 बराबर 0, तो 2 म्यू बराबर 27 और म्यू बराबर हो जाएगा 27/2। आप समझ गए, लैम्डा और म्यू का मान निकालना था, ठीक है। अब चलते हैं बाबू, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पे चलते हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आपके प्यारे YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट तूफानी सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रायिकता स्टार्ट करने जा रहा हूं। प्रायिकता बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, बहुत ईमानदारी पूर्वक ध्यान दीजिए। देखो मैं इसको आधे घंटे में कैसे शूट कर रहा हूं। देखो जैसे प्रायिकता क्या होती है पहले समझ लो। प्रायिकता, प्रायिकता, प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब ये होता क्या है पहले समझो। जैसे मान लो ई घटना है, ई घटना है, ध्यान देना, ई घटना है, तो ई घटना के घटने की प्रायिकता, मान लीजिए घटना घटने की प्रायिकता, न घटने की प्रायिकता, तो जैसे कंडीशन में निकाला जाता है उसी कंडीशन में हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, ई घटना। अब इसको हम थोड़ा सा बढ़िया से बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ई घटना है, ये जानते हैं ये दो कंडीशन आ सकता है। ए प्रकार से घट सकती है, क्या हो सकती है, घट सकती है, और बी प्रकार से नहीं घट सकती है, घट सकती है। समझ गए। तो ई घटना है, ए प्रकार से घट सकती है और बी प्रकार से नहीं घट सकती है। तो आप कैसे कहेंगे, मान लीजिए आपको ये कहना हो, इसी पे एक सूत्र आता है, इसी पे देखिए सूत्र बनता है क्या,
ई घटना घटने की, ध्यान दीजिए, प्रायिकता, ध्यान दीजिए, प्रायिकता। जब जब ये पूछा जाएगा तो आप P लिख के ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? P लिख के ई लिखेंगे, ठीक है। तो P लिख के ई लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? ये दो प्रकार का है, तो जो घट रहा है ये ऊपर है तो लिखेंगे, फार्मूला जानते हैं, एक ही चीज होता है। जब भी फार्मूला जब भी लिखिएगा तो उस फार्मूले को जो ऊपर आएगा, जो पूछ रहा है उसे ऊपर लिखिएगा और बाकी नीचे लिखिएगा, समझ गए? इसका मतलब कि घटना घटने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो घटना घटने में ए आया, क्या आया? ए, तो लिखेंगे ए ऊपर लिखेंगे, समझ गए? कुल घटना नीचे लिखा जाता है हमेशा, तो कुल घटना क्या है? ए और बी, यानी ए प्लस बी, समझ गए? यदि ई घटना पूछा, ई घटना घटने न घटने की प्रायिकता पूछ दे, क्या? न घटने की प्रायिकता पूछे, ठीक है। इसको पी ई लिख के लिखा जाएगा डैश, क्या लिखा जाएगा बाबू? डैश। अच्छा, तो डैश जब लिखा जाएगा तो न शब्द कहां है बाबू? बी में है, तो बी को ऊपर लिखेंगे, कुल को कहां लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। क्या आप समझ गए? अब मैं इसी प्रश्न पे मैं एक बात बता देता हूं कि प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता बराबर सूत्र लिख लीजिएगा, कभी मत भूलिएगा, प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना बटा के कुल घटना। क्या लिखा जाता है? कुल घटना, ठीक है। हमेशा यही सूत्र लागू होता है, यही सूत्र लागू होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है, प्रायिकता। अब इसी पे मैं बताना चाहता हूं क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए कह दिया कि एक सिक्का है, क्या है? एक सिक्का, ठीक है। एक सिक्का है, एक उछाल में हेड आने की प्रायिकता पूछेगा, ठीक है। हेड आने की प्रायिकता। आप बताइए इसमें कुल घटना कितनी होगी? सबसे पहले जब सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे कि सिक्का, यानी आप जब कुल घटना लिखेंगे, कुल घटना जब जब लिखा जाएगा तो उसको एस दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा बाबू? एनएस। क्या दिखाया जाएगा? एनएस। तो एनएस जब दिखाया जाएगा तो आप बताइए इसमें कौन कौन घटना घटेगी? हेड और टेल, दो ही आ सकता है, हेड और टेल दो ही आ सकता है, तो ये कुल घटना। अब बताइए अनुकूल घटना क्या है? अनुकूल घटना क्या है बताइए तो? क्या जो पूछ रहा है वह अनुकूल घटना है, यानी पूछा गया प्रश्न। अब बोलो बाबू, ये पूछा गया प्रश्न क्या है? हेड है तो आप हेड लिखोगे। आप बताओ इसकी संख्या एक का एक कितना हो गया? इसकी संख्या एक। आपको समझ में आ गया? तो आपका सूत्र क्या है? प्रायिकता बराबर, बताइए, प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना बटा के कुल घटना है, ठीक है। अनुकूल घटना बटा के कुल घटना, तो वो सूत्र है अनुकूल घटना बटा के कुल घटना। तो अनुकूल घटना हमारा एक आ गया, एक लिखेंगे। कुल घटना क्या हो गया? दो हो गया, तो 1/2 आएगा आंसर। कोई दिक्कत? अब सुनो, इसी प्रकार हम अब दो सिक्के को उछाल रहे हैं। किसको उछाल रहे हैं? दो सिक्कों को। देखो बेहतरीन ढंग से मैं बताऊंगा। मान लीजिए दो सिक्का है, दो सिक्का के उछाल में हेड हेड आने की प्रायिकता है, पूछ दिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बाबू? देखो, जब ऐसा पूछेगा हेड हेड तो पहले कुल निकालेंगे। कुल को कहा जाता है कुल, है ना, यानी कुल घटना जो होती है, ध्यान दीजिए, उसको समष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और उसको एस बोला जाता है। एस लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि वही चीज बोल रहे हैं सर।
तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट उछाल, सेकेंड उछाल। अब बताओ, पहला हेड है, इस पर भी हेड आ सकता है। कैसे आ सकता है उसे भी हम समझा देते हैं। इस पर भी हेड टेल होगा, इस पर भी हेड टेल होगा कि नहीं होगा? तो आप बताओ, कंडीशन बनाओ सर। पहला हेड, इस पर भी हेड आएगा, ऐसा होगा, ठीक है। दूसरा, इस पर हेड आएगा तो इस पर टेल भी आ सकता है, ठीक है। इस तीसरा, इस पर टेल आएगा तो इस पर भी टेल आ सकता है। ऐसा भी होगा कि इस पर हेड आए, इस पर टेल आए, ऐसा भी हो सकता है। बात समझ गया कि नहीं? यानी ये कंडीशन यहां भी लिख सकते हैं। या मान लीजिए हेड टेल लिखे तो यहां पर टेल हेड लिख दीजिए, अब फिर क्या लिख दीजिए, टेल टेल पूरा, तब भी वही बात हुआ। कोई दिक्कत? समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? एच एच, एक एच से हो गया, फिर इसी एच का फिर टी से हो गया, तो एच एच, यानी इसको लिखेंगे एच एच, फिर लिखेंगे एच टी, हो गया ना, एच टी, फिर टी एच, फिर टी एच, यहां पर टी एच हो गया, फिर टी टी, टी का टी में करे तो टी टी हो गया। आप बताइए, टी टी हो गया। तो आप इसको एस बराबर जब जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहला क्या है, एच एच, फिर एच टी, फिर टी एच, फिर टी टी, ठीक है। आप समझ गए? तो ये जो है समष्टि आ गया। आपको पूछा क्या है वो चीज समझिए। पूछा क्या है, तो अनुकूल जो है, अनुकूल घटना क्या है, अनुकूल घटना क्या है बाबू? अब अनुकूल घटना को डायरेक्ट ले लीजिए ना। अब अनुकूल घटना को हमेशा ए कहिए, बात खत्म। कुछ भी एक ही शब्द कहिए, अनुकूल घटना को एक ही शब्द में ए कहिए, आप जो नहीं घट रहे उसे बी कह दीजिए, जो जैसा कि मैं बताया हूं। तो ए का मान कितना हो गया, एच एच हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? तो एच एच का मान 1 हो गया, और इसका मान काउंट करेंगे तो 4 आएगा। तो आप बताइए, तो पीई क्या हो जाएगा आंसर? पी यानी ए ऊपर लिखा जाएगा और नीचे एस लिखा जाएगा। इसका मतलब इसको 1 लिखा जाएगा, इसे यानी 4 लिखा जाएगा। समझ गए? क्या लिखेंगे, अनुकूल घटना बटा के कुल घटना, ये हमारा सूत्र है। अब देखो बाबू क्या होगा, इसी तरह से 3 सिक्का हो जाएगा, तब क्या होगा, यदि 3 सिक्का, ध्यान दो, 3 सिक्का उछाल हो तो हेड हेड टेल, ठीक है, हेड हेड टेल आने, है ना, हेड 2 शीर्ष आने की प्रायिकता लिखते हैं डायरेक्ट, 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, ये कंडीशन मैं लिख दिया। ठीक है, 2 शीर्ष का मतलब 2 हेड आना चाहिए, ठीक है। तो आप सॉल्व करते हैं पहले बाबू। तो पहले सॉल्व करते हैं क्या, आप फर्स्ट उछाल, ठीक है, सेकेंड उछाल और थर्ड उछाल ये लेते हैं, ठीक है। अब बोलो, एच टी हो गया, एच टी हो गया, एच टी हो गया, काम खत्म। तो अब जब भी गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए, इस पर एच आएगा, इस पर एच आएगा, इस पर एच आएगा, ऐसा होगा। दूसरा क्या होगा, इस पर एच आएगा, इस पर एच आएगा, इस पर टी आएगा, ऐसा होगा। फिर एच आएगा, फिर टी आएगा, फिर टी आएगा, ऐसा होगा। फिर देखिए, फिर ये कंडीशन होगा, टी आएगा, टी आएगा, टी आएगा, ऐसा होगा। फिर क्या आएगा बाबू, ध्यान दो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में चलिएगा, यहां पर टी होगा, यहां पर टी होगा, यहां पर एच होगा, ऐसा होगा, ठीक है। फिर ये होगा, ध्यान देना, टी एच टी, राइट, हो गया। फिर इसी प्रकार 7 क्या होगा बाबू, 7 मैं यहां लिख देता हूं, 7 मान लीजिए यही लिख देता हूं। 7 क्या होगा, यहां पे टी एच एच, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है बाबू, एच। एक घटना और आएगी, तो पूरी घटनाएं जो आप काउंट जब करेंगे तो उसको आप एस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एस। तो क्या हो गया, एच एच एच, एक हो गया, ध्यान दीजिएगा, एच एच एच, एक हो गया। अब सुनो, एच एच टी, एच एच टी, 2 हो गया,
फिर क्या लिखेंगे एच टी टी, ध्यान दीजिए एच टी टी हो गया। फिर क्या हो गया बाबू, फिर एच टी टी हो गया, टी 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 ये हो गया। फिर क्या हो गया टी टी एच, टी टी एच, ठीक है। फिर क्या हो गया बाबू टी एच टी, क्या हो गया टी एच टी, ठीक है। फिर क्या हो गया बाबू टी एच एच, क्या हो गया टी एच एच, ठीक है। एक जो है घटनाएं और होंगी, यानी 7 और एक और घटनाएं होंगी, तो आप ऐसे कह सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं कि टी टी एच है, टी टी ये है, तो बाकी घटनाएं को मैं शामिल कर रहा हूं, तो एक घटना और मिल रही है, क्या मिल रही है, मान लीजिए टी एच एच, इसको देख लीजिए कहीं पे है तो कहीं पे है तो कहीं पे होना चाहिए। तो इन घटनाओं में जब मैं लेता हूं तो ये पूरी घटनाएं 8 आएंगी, कितना आएंगी 8, काउंट जब करेंगे तो कितना आएगी 8 आएंगी, एच एच एच, एच एच टी, एच टी टी और टी टी एच, फिर हो जाएगा टी टी एच, फिर टी एच एच, ठीक है। फिर यहां से टी एच एच, ठीक। तो ये आप समझ गए। फिर एक घटनाएं जब शामिल होंगी तो आपको केवल निकालना है 2 शीर्ष, तो 2 शीर्ष खोजिए किसमें होंगे, 2 शीर्ष इसमें होंगे, इसमें होंगे, इसमें होंगे, बस ये 3 घटनाएं जो हो रही हैं उसी में ये एच एच आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि हम आराम से लिख सकते हैं 1 2 3, यानी क्या होगा बाबू, क्या होगा, प्रायिकता बराबर हो जाएगा पीई बराबर कुल घटना 8 हो जाएगी, अनुकूल घटना 4 हो जाएगी, इसका मतलब 1/2 आंसर हो जाएगा। कितना आएगा बाबू 1/2 आंसर आएगा, ठीक है। 1 कितना आएगा बाबू 1/2 आंसर आएगा, ठीक। कई मिनट हो गए।